हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो दोस्तों, हम लोग कर रहे थे सीएमए फाइनल पेपर नंबर 19 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट। सारे स्टडी नोट नंबर मैंने इसके ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड कर दिए हैं। केवल एकमात्र एक स्टडी नोट नंबर रह गया है जो कि 2 क्लासेस का है, यानी 2 लेक्चर और लगेंगे। फिर मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर मेरा सारा पूरा कोर्स जो है, प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल सारा कंसेप्ट जो है पूरा का पूरा इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो जाएगा। 2 लेक्चर के बाद मैं स्टार्ट करूंगा पेपर नंबर 20। और जैसा मैंने पेपर नंबर 19 पूरा का पूरा जो है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट जो है अपलोड किया यूट्यूब चैनल पर, तो मैं क्या करूंगा, पेपर नंबर 20 भी अपलोड कर दूंगा। उसके बाद फिर मैं फर्दर और कई सारे और सब्जेक्ट्स को कवर भी करूंगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा एकमात्र स्टडी नोट नंबर 7 रह गया, कॉस्ट ऑडिट प्रोग्राम। इजी चैप्टर है, ज्यादा इसके अंदर कुछ है नहीं, जो भी कॉन्सेप्ट है उनको हम कर लेते हैं। 2 लेक्चर का ये टोटल मिला के टॉपिक है। सबसे पहला टॉपिक है, थ्योरी में आ सकता है क्वेश्चन। इस स्टडी नोट नंबर से ना थ्योरी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में आ सकते हैं। पहला कह रहा है कि फैक्टर्स इन प्लानिंग कॉस्ट ऑडिट असाइनमेंट। सिंपल सी बात है कि जब भी एक जो कॉस्ट ऑडिट फर्म है, जब किसी ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट ऑडिट करेगी तो उसको किन फैक्टर्स का ध्यान में रखना चाहिए, किन पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए। ऑलरेडी हम काफी सारे जो टॉपिक्स हैं कवर कर चुके हैं। कह रहा है रिक्वायरमेंट ऑफ कह रहा है रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिट पर्सोनल फॉर द असाइनमेंट। देखो, किसी भी ऑडिट को करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए, उस काम को क्या नाम है उसका, आर्टिकल्स की जरूरत, कोई ऑडिट करने के लिए आर्टिकल्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिट पर्सनल, यानी ऑडिट करने के लिए ऑडिट जो आर्टिकल्स है उनकी रिक्वायरमेंट होगी। क्वालिफाइड जो सीएमए है उनकी रिक्वायरमेंट होगी। और जो एक्सपीरियंस है कॉस्ट ऑडिट में, ताकि जो आर्टिकल्स को फ्रेशर क्वालिफाइड सीएमए जो ऑडिट कॉस्ट ऑडिट में इन्वॉल्व है उनको अपनी गाइडेंस दे सके कि इसको ऐसे सॉल्व करना है, इसको इस तरीके से सॉल्व करना है। इफ देर इज अ प्रॉब्लम, इफ देर इज अ इश्यू, इसको किस तरीके से रिजॉल्व करना है। तो आर्टिकल्स हो गए, फ्रेशर सीएमए, एक्सपीरियंस प्रैक्टिसाइजिंग कॉस्ट अकाउंटेंट, इनकी रिक्वायरमेंट होगी ऑडिट को पूरा करने के लिए। दूसरा पॉइंट, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर एंड एविडेंसेस। ध्यान रखना, पूरी कॉस्ट ऑडिट की प्रोसेस के दौरान, पूरी कॉस्ट ऑडिट की प्रोसेस के दौरान हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जितनी भी प्रोसेस हुई है सबको प्रॉपरली एक अच्छी क्वालिटी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेथड में हमको क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा। और एविडेंसेस, मान लीजिए कि सपोज मान लीजिए कि उनकी बुक्स में हमको दिखा 32 लाख रुपए की कोई मशीन खरीदी है, तो हमें एविडेंस देखने पड़ेंगे कि 32 लाख का इनवॉइस रेज होना चाहिए, इसके लिए अप्रूवल्स आनी चाहिए, जो सब कुछ होना चाहिए, बैंक में हिट होना चाहिए, बैंक के ऑपरेटिंग अकाउंट से हिट होना चाहिए। तो ये सारी चीजें। थर्ड पॉइंट है, क्वालिटी कंट्रोल एक्सरसाइज ओवर परफॉर्मेंस ऑफ द असाइनमेंट। है ना, ध्यान रखना पड़ेगा आपको, क्वालिटी कंट्रोल का ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, कि प्रॉपर जो है चेकिंग हुई होनी चाहिए, प्रॉपर सुपरविजन हुआ होना चाहिए। ओके, हर एक चीज के लिए। ओके, प्रॉपर सुपरविजन, इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये फैक्टर्स हैं कॉस्ट ऑडिट करते समय। अगला टॉपिक देखना, ज्यादा मैंने कहा टेक्निकल टॉपिक नहीं, सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। देखो, ये टॉपिक भी हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। The cost audit team to whom the assignment is to be delegated। है ना, कॉस्ट ऑडिट की टीम जिसको कॉस्ट ऑडिट का काम असाइन किया गया है, एप्रोप्रिएट डायरेक्शन एंड सुपरविजन की जरूरत होती है। उस टीम को, क्योंकि उस टीम में आर्टिकल्स भी होते हैं जिनको इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं होती है। कुछ आर्टिकल्स होते हैं जिनको वो ऑलरेडी काफी सारे कॉस्ट ऑडिट कर चुके होते हैं, तो उनको नॉलेज होती है। कुछ फ्रेशर्स होते हैं, कुछ फ्रेशर सीएमएस होते हैं, तो उनको प्रॉपरली कॉस्ट ऑडिट के काम को पूरा करने के लिए सुपरविजन की जरूरत है और डायरेक्शन की जरूरत है। इट इज देयरफॉर एसेंशियल दैट accomplish द फॉलोइंग टास्क, यानी इसको, यानी पूरा करने के लिए इन चीजों का होना जरूरी है। फिजिकल इंस्पेक्शन ऑफ द एक्टिविटीज एंड एरियाज वेयर दे आर परफॉर्म्ड। कहने का मतलब ये है कि जिस भी फर्म का, ऑर्गेनाइजेशन का हम लोग कॉस्ट ऑडिट कर रहे हैं, तो फिजिकली जाकर हमें उनके एरियाज को, उनके जहां पर भी यूनिट्स हैं उनको फिजिकली वेरीफाई करना चाहिए, यानी फिजिकली एक बार विजिट तो करना चाहिए हमें। knowledge of the key personnel responsible for the activities and for maintenance of cost records। knowledge of key personnel responsible of the activities, कहने का मतलब ये है कि दो चीजें हैं, हमें दो चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। मान लीजिए हम लोग कॉस्ट रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं, तो ये कॉस्ट रिकॉर्ड किसने बनाए हैं, कौन इसका रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति है, उसके यानी जो मैनेजमेंट है उसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। और इसके अलावा जो कॉस्ट ऑडिट की टीम है, जो आर्टिकल्स हैं, जो फ्रेशर क्वालिफाइड सीएमए हैं या एक्सपीरियंस आर्टिकल्स हैं या फ्रेशर आर्टिकल्स हैं, उनको जो काम असाइन किया गया है ना, जो काम बांटा गया है, देखो हर कोई व्यक्ति को ना थोड़ा थोड़ा काम बांटा जाएगा।
तो जिस व्यक्ति को जो काम बांटा गया वो उसमें कम से कम परफेक्ट होना चाहिए, उसको नॉलेज होनी चाहिए। परफेक्ट नहीं है मान लो और नॉलेज नहीं है तो कम से कम वो गाइडेंस और सुपरविजन अपने जो सुपरवाइजर है यानी जो मेन है जिसको एक्सपीरियंस उस काम का, उससे कम से कम सुपरविजन गाइडेंस तो ले रहा हो। थर्ड पॉइंट, फिजिकल इंस्पेक्शन ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड अदर रिकॉर्ड्स रिलेटिंग टू एक्टिविटीज। आपको फिजिकली बुक्स ऑफ अकाउंट को वेरीफाई यानी उसको इंस्पेक्शन करना चाहिए। स्टडी ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ बजट, आपको बजट को, प्लान को, स्ट्रेटेजीज को क्या करना चाहिए, कम से कम एक बार स्टडी करना चाहिए। स्टडी ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, कौन से कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो कर रही है मैनेजमेंट, क्या मैनेजमेंट जो है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा, और नहीं कर रहा तो क्यों, और कर रहा है तो ठीक तरीके से लागू कर रहा है या नहीं कर रहा। चलिए ये भी हमारा हो गया। अगला पॉइंट देखते हैं हम। कह रहा है क्वालिटी कंट्रोल ओवर परफॉर्मेंस ऑफ द असाइनमेंट। क्वालिटी कंट्रोल का मतलब कि मान लीजिए कॉस्ट ऑडिट की फर्म में जो आर्टिकल्स हैं उनको सुपरवाइज करना चाहिए, टाइम टू टाइम उनको डायरेक्शन देनी चाहिए। तो ये ताकि हमारे जो हमारा कॉस्ट ऑडिट है वो बिल्कुल क्वालिटेटिव नहीं, एकदम क्वालिटी मक्खन जैसे कॉस्ट ऑडिट हुआ हो उसमें। ओके, तो जो भी सुपरवाइजर है, जो भी डायरेक्शन देने वाला है, प्रॉपर्ली अपनी टीम को डायरेक्शन दे, जहां पर वो स्टक यानी अटक रहे हैं किसी काम में तो उनको गाइड कर अब आगे आपको ये स्टेप फॉलो करने चाहिए। मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस ऑफ द प्रिपरेशन मेंटेनेंस कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड, जो भी उनका सुपरवाइजर है ना, जो क्वालिफाइड सीएमए है जिसको एक्सपीरियंस है उसका, वो मॉनिटर करेगा प्रिपरेशन किस तरीके से चल रहा है हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, कौन सा आर्टिकल्स, कौन सा जो व्यक्ति कॉस्ट ऑडिट में लगा हुआ है किसको क्या काम दिया गया है, वो टाइम से उस काम को कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, किन प्रॉब्लम्स को वो फेस कर रहा है कॉस्ट ऑडिट के दौरान, ये सब चीजों का ध्यान रखना होगा। दूसरा पॉइंट यानी पॉइंट बी हमारा कह रहा है रिव्यूइंग दैट द ऑडिट असाइन डू नेसेसरी स्किल एंड कॉम्पिटेंस टू अंडरस्टैंड द सिस्टम। कह रहा है कि जो हम काम जिस व्यक्ति को बांट रहे हैं उस व्यक्ति को उसकी नॉलेज होनी चाहिए, नहीं भी होनी चाहिए तो कम से कम वो उसको जो है सीख ले, या फिर ये हम बोल सकते हैं कि वो कम से कम हेल्प ले ले। ओके, एंड प्रोसीजर टू कैरी आउट असाइन टास्क एज पर द ओवरऑल प्लान, और जो हमारा प्लान है उसके अकॉर्डिंगली वो हर व्यक्ति अपने अपने टास्क को कंप्लीट कर ले। चलिए अब हम आते हैं पॉइंट नंबर सी। पॉइंट नंबर सी कह रहा है बीइंग अवेयर ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग क्वेश्चन रेज्ड ड्यूरिंग द कैरिड आउट of the assignment and assess their significance and modify the plan and program as considered necessary। अगर हमें अपने कॉस्ट ऑडिट में कोई चेंजेस करने हैं, नेसेसरी मॉडिफिकेशन करनी है तो हम कर सकते हैं, और आर्टिकल्स को जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो क्वेश्चंस नोट डाउन करने चाहिए। कोई बैकअप चाहिए तो मैनेजमेंट से बैकअप मांग ले, कोई बुक्स ऑफ अकाउंट चाहिए तो वो मांग ले, सॉफ्टवेयर का डेटा चाहिए तो वो मांग ले, जो उसको चाहिए वो मांगे, क्वेश्चन रेज करे एज मच एज पॉसिबल। और अगर हमें लगता है कि हमें अपनी कॉस्ट ऑडिट की प्रोसेस में कोई प्लानिंग में, कोई स्ट्रेटेजी में कोई चेंज करना चाहिए तो अकॉर्डिंगली हम लोग चेंज कर सकते हैं। रिमूविंग द डिफरेंस ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट बिटवीन द पर्सनल एंड डिसाइडिंग द लेवल व्हिच इज एप्रोप्रिएट फॉर रेफरेंस। सिंपल सी बात है कि हमें जो भी हमारे जो डिफरेंसेस हैं जो भी हमारे डिफरेंसेस को हमें रिमूव कर हमें हटाना चाहिए, और हमें फोकस होना चाहिए किस तरीके से हम कॉस्ट ऑडिट को अच्छे ढंग से कर सकें। सारे हम जो भी हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग के रूल्स हैं सबको फॉलो करें और अच्छे से अपने क्लाइंट का जो है कॉस्ट ऑडिट टाइम पर पूरा करवा दें। ध्यान रखना कि एक अच्छे से कॉस्ट ऑडिट होने के लिए जो ऑडिट के ना वेरियस चेकलिस्ट होते हैं, तो वो चेकलिस्ट कम से कम 15 चेकलिस्ट हैं। बस ये चेकलिस्ट करते ही मान लीजिए हमारा चैप्टर जो है फिनिश हो जाएगा। छोटे छोटे चेकलिस्ट हैं, कई चेकलिस्ट हमारे ऐसे रिपीटेटिव ही है, तो ये 15 चेकलिस्ट है हमारे, 15 है 16 है, तो इनको हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक करके पढ़ना पड़ेगा। चलिए अब हम पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि ऑडिट ऑफ प्रोडक्शन यानी जो हम जो सामान प्रोडक्ट कर रहे हैं उसके लिए हमें क्या देखना चाहिए, क्या क्या चेकलिस्ट का ध्यान रखना चाहिए। कह रहा है जी हमें ना ये ध्यान रखना चाहिए ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन जो है वो बराबर होना चाहिए, एक्सटर्नल सेल प्लस इंटरनल ट्रांसफर प्लस क्लोजिंग स्टॉक। पहला पॉइंट कह रहा है एंश्योर करना चाहिए कि क्लोजिंग स्टॉक जो पिछले साल का था उसको हमने सही से कैरी फॉरवर्ड कर दिया, मतलब हमने उसको ओपनिंग स्टॉक में सही से ला दिया है अपने बुक्स में। चेक द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, हम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देख लेंगे पिछले 5 सालों की प्रोडक्ट वाइज। अगर कोई एबनॉर्मल अंडर यूटिलाइजेशन है तो उसको हम क्या करेंगे, क्या नाम है उसका, अगर कोई भी हमारा अंडर यूटिलाइजेशन है तो द ऑडिटर शुड सीक द रीजन फॉर द मैनेजमेंट। ओके, मैनेजमेंट से रीजन पूछेगा कि जो है अंडर यूटिलाइजेशन एबनॉर्मल रीजंस क्या थे उसके। Check whether there is any circumstances where there is addition to capacity for any product during the year, but actual production achieved either equal to or less than that of previous year. Reason of the same should be sought from the management। कहने का अगर हमारे एक्चुअल प्रोडक्शन हमारा इक्वल है या लेस देन है इससे पिछले सालों से, तो हमें देखना पड़ेगा क्योंकि प्रोडक्शन हमारा हर साल बढ़ना चाहिए। हर जो एंटिटी है वो हर साल ग्रो करना चाहती है,
अगर हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन या तो पिछले सालों की तुलना में कम है या फिर बराबर है तो हमें रीजन पूछना चाहिए। लेकिन अगर हम मान लीजिए अगर हम बात करते हैं 2021-22 की, तो पेंडेमिक के कारण प्रोडक्शन जो है वो कम होना वैलिड है, तो रीजन तो मान सकते हैं हम लोग कि भाई कुछ टाइम तक लॉकडाउन रहा तो ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस जो प्रोडक्शन है। बट नॉर्मल अगर सिनेरियो रहता है, मतलब कि जब मान लीजिए या कोरोना वायरस से पहले के जो समय था, तो उसमें टाइम पर क्या होना चाहिए, टाइमली होना चाहिए। उसके बाद ये टेबल्स दिए हुए हैं, ये टेबल्स अगर आप देखना चाहो तो एग्जाम्स में ना टेबल्स बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कहने का मतलब ये कि इस फॉर्मेट में ना, इन फॉर्मेट्स में कभी भी वो डेटा मांग सकता है एक कॉस्ट ऑडिटर और उसकी टीम। कह रहा है ऑडिट ऑफ रॉ मटेरियल कॉस्ट, यानी रॉ मटेरियल की कॉस्ट के ऑडिट हम किस तरीके से करेंगे। हमको इंश्योर करना पड़ेगा कि हमारी बुक्स में ओपनिंग स्टॉक और परचेज माइनस कंजम्पशन करते हैं तो वो क्लोजिंग स्टॉक के बराबर होना चाहिए। और वर्कआउट इनपुट आउटपुट रेशियो में पिछले 5 सालों का देखना चाहिए, या 3 से 5 मान लीजिए। अगर मान लीजिए आपको केमिकल इंडस्ट्री है तो मान के चलते हैं कि थोड़ा बहुत तो जो है हमारा इवापोरेट हो जाएगा, वो नॉर्मल लॉस है, उसको हम क्या अपनी कॉस्ट में ऐड कर देते हैं। ये सारे पॉइंट है, कुछ भी पॉइंट देख सकते हो, 4-5 पॉइंट लिख देना अगर एग्जाम में आते हैं तो। जैसे मैं मान लीजिए लास्ट क्या देख लेता हूँ, चेक अप वेदर ऑल द रिसिप्ट हैव बीन करेक्टली वैल्यूड आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट फ्रेट एंड अदर इंसिडेंटल चार्जेस, यानी जो भी आपको रिसिप्ट है प्रॉपर्ली आप चेक करो वो मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे, और उनको संभाल कर रखो, फ्यूचर के लिए काम आएंगे जितनी भी रिसिप्ट होती हैं। Statement of overuses of raw material should be prepared regularly and it should be given to concerned department head for necessary action। अगर मान लीजिए आपने जो प्लानिंग करी थी कितना मटेरियल आपको यूज होगा, उससे ज्यादा अगर आपका मटेरियल यूज हो जाता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंसर्न डिपार्टमेंट से भेजना पड़ेगा भैया कि पिछले साल इतना आपका मटेरियल यूज होता आपके डिपार्टमेंट में, इस बार ज्यादा यूज हुआ है, तो रीजन क्या है। क्या रीजन एक्चुअल, अगर प्रोडक्शन भी अगर एक्चुअल में ज्यादा बढ़ा है पिछले सालों की तुलना में, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। बट प्रोडक्शन वहीं का वहीं है, लेकिन हमारा जो है मटेरियल का जो यूजेज है वो बढ़ गया, तो ये दिक्कत की बात है। R&D डिपार्टमेंट शुड सजेस्ट हाउ टू रिड्यूस और एलिमिनेट वेस्टेज। R&D डिपार्टमेंट को देखना पड़ेगा किस तरीके से हम लोग अपना जो वेस्टेज है ना, उसको किस तरीके से एलिमिनेट या रिड्यूस करें। चेक द ट्रेंड ऑफ रेट्स ऑफ की रॉ मटेरियल फॉर एनी प्रीवियस फ्लोर ईयर। हम पिछले 4 सालों का जो है की जो रॉ मटेरियल का है उसके हम रेट्स चेक कर सकते हैं पिछले 4 सालों के। तो ये 4-5 पॉइंट पढ़ सकते हो आप हर एक में से। उसके बाद है थर्ड 7.2.3, थर्ड हमारा जो है चेकलिस्ट का पॉइंट, ऑडिट ऑफ की रॉ मटेरियल इन्वेंटरी स्टेटस। ओके, जो हमारे रॉ मटेरियल इन्वेंटरी है उसका क्या स्टेटस है, क्या क्या चेकलिस्ट हमें देखनी पड़ेंगी। ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट करंट स्टॉक पोजीशन की हमें इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। असेस हाउ द स्टॉक पोजीशन इज कीपिंग पेस विद द कंजम्पशन पैटर्न। हमें देखना पड़ेगा कि जो हमारा स्टॉक की पोजीशन है वो कंजम्पशन, मान लीजिए हम कितना हम स्टॉक अपने पास कंज्यूम कर रहे हैं, कितना हम उसका जो है सामान बना रहे हैं, इन पर भी हमें देखना पड़ेगा। check whether necessary unnecessary increase in the volume of inventory result in more and more cost locked up in the inventory। कहने का मतलब हमें ना unnecessary का जो मटेरियल है वो अपने पास नहीं रखना चाहिए। जितना हमें मटेरियल की रिक्वायरमेंट है उतना ही मटेरियल अपने पास रखना चाहिए जितने का हमें जरूरत है। ओके ना, ज्यादा का मटेरियल रखेंगे तो हमारा पैसा बेकार में इन्वेंटरी में ब्लॉक हो जाएगा। ओके, जब प्रोडक्शन होनी नहीं है उसकी अभी फिलहाल, तो वो ऐसी का ऐसी पड़ा रहेगा, हो सकता है वेस्ट भी हो जाए। अब हम देखते हैं कि चेकलिस्ट इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट की ऑडिट करते समय किन किन बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले है ना, हमें देखना ज्यादा फोकस हमारा ए कैटेगरी की कॉस्ट सेंटर पर होगा। एनी इंक्रीज इन कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इंक्रीज इन आउटपुट रिक्वायर एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट एज इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। कहने का मतलब है, मान लीजिए अगर आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी की जो कॉस्ट है वो अगर आप इंक्रीज हो रही है तो आपको देखना पड़ेगा क्या रीजन है। मान लीजिए हमारी इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट इंक्रीज इसलिए हो रही है कि हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, तब तो मानिए भाई काम ज्यादा हो रहा है तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बढ़ेगी बढ़ेगी। मान लीजिए वाला प्रोडक्शन बढ़ नहीं रहा है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बढ़ रही है, हो सकता है कि जो है लापरवाही हो रही हो, तो कंसर्न टीम को पूछना पड़ेगा भाई रीजन बताओ कि इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट क्यों बढ़ रही है। चेक द ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट फॉर प्रीवियस 5 ईयर। आपको प्रीवियस 5 ईयर का ट्रेंड देखना पड़ेगा, किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट कम होती जा रही है, जो है स्टैग्नेंट है या बढ़ती हुई जा रही है। चेक वेदर प्रॉपर मीटर आर इंस्टॉल्ड और नेट। और अगला पॉइंट है कि हम मीटर को हमें चेक करना पड़ेगा रेगुलरली, पहले तो इंस्टॉल्ड है या नहीं, फिर देखना पड़ेगा इंस्टॉल्ड है तो चेक करना पड़ेगा हम लोग की। मंथली रिपोर्ट हमें क्या नाम है इसका बनानी चाहिए। अ कंपनी में हैव मोर देन वन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
Therefore, check and verify the effect of different sources of electricity on overall cost of electricity. Check that optimum electricity is procured from cheaper source. हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि मान लीजिए अगर हम इलेक्ट्रिसिटी अगर हम ले रहे हैं, मान लीजिए तो हमें अगर मार्केट में कितने सोर्स थे, मान लीजिए 5 इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने वाले प्राइवेट सेक्टर भी थे, तो जहां से हमें चीपर पड़ेगा और बढ़िया क्वालिटी का, तो हमें वहां जाना चाहिए, तो हमें हमें रिसर्च करनी चाहिए। Audit of cost of electricity generated by DG set. Monthly report of diesel generating set prepared by officer in charge of DG set should be the basis for ascertainment of cost of electricity generated. हमें सिंपल सी बात है, जो डीजल जनरेटिंग सेट है इस मंथली रिपोर्ट प्रिपेयर कर लेनी चाहिए। मंथली रिपोर्ट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होगी, नंबर ऑफ आवर डीजल जनरेटिंग सेट इज ऑपरेटेड, कितनी क्वांटिटी थी, कितनी यूनिट जनरेट हुई, प्रॉपर मीटर लगे होने चाहिए, मीटर हमें टाइम टू टाइम चेक करने चाहिए। देयर शुड बी प्रॉपर सिस्टम टू क्वांटिफाई क्वांटिटी ऑफ डीजल यूज, कितना यूज हुआ है उस पर हमें ध्यान रखना चाहिए। और हमें इसकी स्टडी पिछले 5 साल की करनी चाहिए कि रेशियो ऑफ यूनिट्स जनरेटेड, कितना यूनिट जनरेट हुआ है, कितना कंज्यूम हुआ है, पिछले 5 सालों का डेटा स्टडी करना चाहिए। Ensure that allocation of units to various cost center are in line with the output of respective cost center, जितना आउटपुट हुआ है उसी के रिस्पेक्टिव में इसकी कॉस्ट को एलोकेट करेंगे। Ensure that employee cost जो है प्रॉपरली एलोकेटेड करी गई हो। Ensure that cost of consumption, store and repair is properly allocated. Ensure the correctness of depreciation and insurance cost booked against the DG set. जो भी डीजल जनरेटिंग सेट की कॉस्ट थी, डेप्रिसिएशन की या इंश्योरेंस की, वो प्रॉपरली उसमें ही जो है बांटी गई हो। Ensure that proper cost center is allocated. Generally, CMA department prepare expenses control chart which list out all the expenses incurred for DG set and its allocation to various cost center. The cost auditor should also go through this expense control chart. हमें सिंपल सी बात है भाई, या तो हम CMA डिपार्टमेंट से एक्सपेंस की कंट्रोल चार्ट की ले या फिर हम खुद जो प्रिपेयर करते हैं उसको फिर हम गो थ्रू कर सकते हैं। कॉस्ट सेंटर शुड जो है कॉस्ट ऑडिटर जो है MIS रिपोर्ट मांग सकता है, इस टेबल में उन्होंने प्रिपेयर करी है। देख लेना, ज्यादा ना करने की जरूरत नहीं, एग्जाम में हमें केवल थ्योरेटिकल पॉइंट्स लिखने 4 4 5 5। ऑडिट ऑफ डीमिनरलाइज वाटर कॉस्ट जो हमने लास्ट पढ़ा था सेम वही है, तो एक ही चीज को रिपीट करने का कोई बेनिफिट नहीं है। ऑडिट ऑफ स्ट्रीम कॉस्ट भी अगर हम देखना चाहें तो ऑलमोस्ट ऑडिट ऑफ जो स्ट्रीम कॉस्ट है वो भी तकरीबन जो है ऑलमोस्ट सेम ही है, तो भी इसको रहने देते हैं, ऑलमोस्ट सब कुछ सेम ही है पॉइंट्स। अब हम देख लेते हैं ऑडिट ऑफ स्टोर्स एंड स्पेयर्स कॉस्ट देख लेते हैं, ये देख लेते हैं हम लोग। The cost auditor should obtain information as shown in table 15 by either CM department or finance department और through ERP system, जो ERP system यूज कर रहे हो कंपनी इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिसका कॉस्ट ऑडिट हो रहा है। ओके, सिंपल बात है, हमें एक कैटेगरी के जो है स्टॉक को देखना चाहिए कि विल अकाउंट फॉर 70-75% ऑफ टोटल स्पेयर एंड एक्सपेंस इनकर्ड। इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू फोकस ऑन दीज, एक कैटेगरी की कॉस्ट सेंटर पर हमें फोकस करना चाहिए। कंट्रोल एंड रिड्यूस एक्सपेंसेस ऑन स्टोर्स एंड स्पेयर्स। This is because even a small step taken by the management with respect to these a category of cost center will result in the greater advantage to the management regarding cost control and cost reduction with respect to stores and spares. Stores and spares से रिलेटेड हमें cost category A के जो है जो भी प्रोडक्ट्स हैं उन पर ध्यान देना चाहिए। ओके, Similarly, cost auditor should obtain information as shown in table 26 from either CMA department, OMA finance department or through जो ERP उस कंपनी में यूज हो रहा है। It provide at a glance year wise, product wise expenses on stores and spare. If there is any substantial increase in expenditure with respect to any particular product, then reason for the same should be discussed with the head of concerned cost center so that appropriate action can be taken to prevent such references. If there is any substantial increase in expenditure, अगर मान लीजिए जो है विदाउट एनी इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन, अगर हमारा खर्चा बढ़ रहा है तो हमें देखना पड़ेगा
स्टोर्स एंड रिपेयर से रिलेटेड जो भी हमारा खर्चा आ रहा है। The cost auditor can pick a few major items of store and spare and ensure that they have been booked against correct cost center में देखना पड़ेगा correct cost center के against book हुआ हो, यानी जो cost जिस cost center की है वहीं पर book होनी चाहिए। The cost auditor should ask for information as shown in table 27. The higher per metric expenses can be due to lower capacity and which he needs to be highlighted to the management. The cost auditor should also go through expense control chart which shows plant-wise expenses duly tied up with trial balance. Okay, cost auditor को जो भी expense की control chart है उसको भी go through करना चाहिए। Audit of repair and maintenance cost same है ऊपर वाला। Audit of employee cost भी similar है जो हम पहले कर चुके हैं, लगभग सारे similar ही हैं। Audit of insurance cost भी सेम वही है, ऊपर हम कर चुके हैं। Depreciation cost भी सेम वही है, सिमिलर है सारे पॉइंट्स ना। सिंपल सी बात है, देखो डेप्रिसिएशन कॉस्ट कुछ भी हम देखेंगे एक कैटेगरी कॉस्ट कौन से हैं, अगर कॉस्ट बढ़ रही है तो उसका रीजन क्या है, प्रोडक्शन बढ़ नहीं रहा, कॉस्ट बेकार में बढ़ रही है। ओके, जो कॉस्ट जिस डिपार्टमेंट की है प्रॉपर्ली उसमें एलोकेट कर देना चाहिए। ओके, सिंपल सी बात है ना। डेप्रिसिएशन की कॉस्ट हो, इंश्योरेंस की कॉस्ट हो, इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट हो, भाई जिस डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट है वो एलोकेट कर दो। मान लो टोटल इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट 1 लाख है, तो वैसे थोड़ी किसी एक डिपार्टमेंट में डाल दोगे, भाई जिस डिपार्टमेंट का जो खर्चा है उस डिपार्टमेंट में नहीं आप एलोकेट करोगे प्रॉपर्ली डेप्रिसिएशन कॉस्ट को, इंश्योरेंस कॉस्ट को, तो सारे वही जो है ऑलमोस्ट सिमिलर पॉइंट्स हैं। एडमिन ओवरहेड देख लेते हैं हम लोग, एडमिन ओवरहेड देख लेते हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो ओवरहेड होंगे ना वो सिमिलर होंगे, तो हम जो है वो देख लेते हैं। हम एडमिन देख लेते हैं हम लोग, ऑडिट ऑफ एडमिन ओवरहेड कॉस्ट देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है ट्रेंड ऑफ एडमिन एक्सपेंसेस ईयर वाइज, हमें क्या है ईयर वाइज जो है एडमिन एक्सपेंसेस का ट्रेंड देखना पड़ेगा। अगर आप पूछो कितने सालों का, तो मैं बोलूंगा 3-4 सालों का, देखिए 3-5 सालों का ट्रेंड देख लो। एडमिन एक्सपेंसेस ईयर वाइज, प्रोडक्ट वाइज। अब आपको जो है पहले तो हमने जो है पहले पॉइंट में हमने एग्रीगेट में देखेंगे, दूसरे में प्रोडक्ट वाइज एडमिन ओवरहेड का एक्सपेंस देखेंगे। अब ये वाला पॉइंट देखना, The auditor should see the basis of allocation, properly allocate हुआ एडमिन ओवरहेड जिसका खर्चा है, एडमिन का टोटल जो खर्चा है उसको हम एलोकेट करेंगे जिस डिपार्टमेंट का एडमिन का खर्चा है। For any increase in any expenses, the cost auditor should ask for the cost center wise breakup of these three to enable him to analyze and discuss with the management. कहने का मतलब है अगर लग रहा है कि एडमिन की कॉस्ट बढ़ रही है तो आपको ये भी देखना पड़ेगा भाई प्रोडक्शन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। पता चले एडमिन की जो कॉस्ट है वो तो हर साल बढ़ रही है, लेकिन जो हमारा प्रोडक्शन है वो वैसी का वैसी है, तो ये ऑडिटर को देखना पड़ेगा। He should see that donation and penalty are not charged to products but shown as item of reconciliation. कहने का मतलब ये डोनेशन और पेनल्टीज जो हैं वो प्रोडक्शन में चार्ज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये फाइनेंस के आइटम है, ये रिकंसिलिएशन के काम आते हैं। ध्यान रखना, डोनेशन और पेनल्टीज कॉस्ट का आइटम नहीं है, ये फाइनेंस का आइटम है, इसको हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड नहीं करेंगे, ये केवल एक रिकंसिलिएशन में हेल्प करता है। आपने शायद स्टडी नोट नंबर 2 में भी देखा होगा अगर आप समझ रहे होंगे तो। If there is any substantial increase or decrease in per metric ton admin expenses as compared to any 4 year ना, सिंपल सी बात, हम भी एडमिन के पिछले 4 सालों का डेटा देख लेंगे। मैंने बताया 3 से 5 सालों का पहले पॉइंट में। The auditor should see whether any annual rate contract with concerned supplier are entered into for a given period of or for a given quantity of control expenses. The auditor should see whether any annual rate contract with concerned supplier are entered into for a given period or for a given quantity or control expenses with respect to stationery for computer and stationery for other office use. If there is any substantial increase either in domestic travel or foreign travel, it may be due to certain business condition which might have necessitated with other domestic level or foreign level. If required, the cost auditor should ask for the cost control analysis. अगर मान लीजिए जो ये वाली जो कॉस्ट है ट्रैवलिंग की, फॉरेन ट्रैवल की कॉस्ट जो है हमें देखनी पड़ेगी कि डोमेस्टिक कितनी है, फॉरेन कितनी है, रीजन क्या है इनका, ये बिजनेस की रिक्वायरमेंट थी या ऐसी पर्सनल कामों के लिए ये कॉस्ट इनकर हो रही है, तो ये सब चीजों को देखना पड़ेगा। Incidence of legal and professional fees depend upon circumstances of that particular year. For any substantial increase, he should obtain reason for the same. Okay, अगर आपके लीगल और प्रोफेशनल जो है अगर खर्चे बढ़ रहे हैं
तो आपको रीजन पूछना पड़ेगा भाई कि क्या रीजन है हमारा। इट शुड बी एंश्योर्ड दैट द कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन इज नॉट मोर देन द बेनिफिट। ओके, कहने का मतलब ये हमें उसका रीजन देखना चाहिए भाई, पता चले कि हम लोग कॉस्ट तो इनकर करते जा रहे हैं बट हमें उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा है, उसको आउटपुट हमें नजर नहीं आ रहा जो लीगल और प्रोफेशनल एक्सपेंसेस है। मान लीजिए कि ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर मान लीजिए कोई लीगल कुछ लीगली अभी चल रहा है, या मान लीजिए हमने कोई प्रोफेशनल की सर्विस ले रहे हैं कॉस्ट ऑडिटर की, तो वो देखना पड़ेगा हमें, है ना, कि जो है कॉस्ट पिछले सालों में कितनी थी, इतने सालों में इस बार प्रोफेशनल कॉस्ट कितनी बड़ी है, अगर बड़ी है तो रीजन क्या है। ठीक है, ऑडिट ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम ऊपर वाला ही है, एडमिन वाला। तो एक ही चीज को बार बार रिपीट करके अपना क्यों समय अपना लगाया ना। उसके बाद है ऑडिट ऑफ पैकिंग मटेरियल कॉस्ट, या इसके बाद के जितने भी जो चीजें हैं वो अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर जो होगा ना दोस्तों, वो हमारा कॉस्ट ऑडिट पेपर नंबर 19 सीएमए फाइनल का लास्ट लेक्चर होगा। पूरा कोर्स कंटेंट थ्योरी और प्रैक्टिकल इस यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेगा और हमेशा रहेगा। मैं इस यूट्यूब चैनल से इन चीजों को डिलीट नहीं करूंगा। ओके, और जो भी अमेंडमेंट आती जाएंगी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट की, उनको मैं टाइम टू टाइम अपलोड करता रहूंगा। ओके, चलिए फिर भी किसी भी टॉपिक को दोबारा से भी करवाना होगा ना, बोल दीजिएगा, किसी स्टडी नोट नंबर को मैं दोबारा से करा दूंगा। किसी टॉपिक में दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। कोई भी इस लेक्चर में डाउट है तो आप पूछ सकते हो। प्योरली ये जो लेक्चर था थ्योरेटिकल लेक्चर था। ओके, थ्योरेटिकल लेक्चर था। अगर आप एक को ढंग से पढ़ लोगे तो आपने देखा होगा लगभग हर एक पॉइंट बार बार रिपीट हो रहा है। इसलिए जो सिमिलर पॉइंट्स थे या जो सिमिलर जिनका खर्चों का ऑडिट का से रिलेटेड था, वो मैंने दोबारा नहीं कराया, क्योंकि एक ही चीज को रिपीट करके क्यों अपने समय को कंज्यूम करना होगा। ओके, चलिए दोस्तों, अब मैं इस लेक्चर को फिनिश कर रहा हूं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि लास्ट लेक्चर होगा हमारा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट का। ओके, सो फ्रॉम माय साइड गाइस, दैट्स ऑल अबाउट इन दिस लेक्चर। बट अगर आपको डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, सो बाय गाइस, वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर।